मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर कांग्रेस को आप 500 सीटें दे दो ना दिल्ली के अंदर, तब भी वो 370 वापस नहीं दे सकती। इलेक्शन मेरी प्रायोरिटी नहीं, मेरी प्रायोरिटी मेरे लोग हैं, उन लोगों की सेवा है जिनकी कोई सुनवाई नहीं। ये ब्यूरोक्रेसी जो आज काम कर रही है जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, क्या वाकया ये लोगों के काम कर रही है? डिप्टी कमिश्नर रजौरी ये कह सकता है कि आज डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर किसी भी दफ्तर के अंदर कोई भी मुलाजिम छोटे से लेके बड़े तक कोई भी पैसा नहीं ले रहा? क्या कोई काम बिना पैसे से हो रहा है? आज भी लोगों को, क्योंकि अब नए सर्कुलर जब निकले हैं पंचायतों में, छोटे से छोटा काम भी जो हो रहा है वो टेंडर हो रहा है। जब वो टेंडर हो रहा है तो उसकी अलॉटमेंटें होती हैं, 2-2 महीने अलॉटमेंटें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पैसा मांगा जाता है अलॉटमेंट का। जब तक अलॉटमेंट का पैसा नहीं दोगे वो रूरल डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। जब काम नहीं होगा तो गांव सफ़र करेंगे। यहाँ तक सच्चाई, एलजी साहब तक भी सच्चाई ये ब्यूरोक्रेट नहीं देते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो नहीं से आते हैं। ये एलजी साहब को बता देते हैं कि जनाब सारा काम हो गया, वेयर हकीकत ग्राउंड में कुछ नहीं है। वही हिसाब है दिल्ली में ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाती है, कहते हैं जी ऑफिसर वहाँ देते हैं, जाके एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जनाब सब कुछ अच्छा है, वेयर एज ज़मीन पे कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके वर्कर भी सरफरार हो रहे हैं। आज अगर करप्शन है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पैसे नहीं लिए जाते होंगे? उनके वर्करों से पैसे नहीं लिए जाते होंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, अगर उन्होंने वाकया इलेक्शन लड़ना और यहाँ जीतना है तो उनको फिर ये ब्यूरोक्रेट्स खुश नहीं करने होंगे, उनको आवाम खुश करनी होगी। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जैसा कि थोड़े दिनों से एक सुगबुगाहट हो रही है कि जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव तो होने वाले हैं, उससे पहले डिलिमिटेशन की प्रोसेस पूरा होगा, चुनावों का ऐलान होगा। लेकिन इन सब के बीच कुछ एक ऐसे नेता हैं जो कि अपने पार्टियों से किनारा कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल किसी दूसरी पार्टी का दामन नहीं थामा है। ऐसे ही एक नेता मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, जो कि पीडीपी को छोड़ चुके हैं, लेकिन लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जल्द ही बीजेपी को शामिल हो जाएंगे। लेकिन करीब अगर 8 माह का समय हो गया है, अभी तक इन्होंने किसी भी पार्टी का दामन नहीं थामा है। लेकिन अब फिर से एक चर्चा शुरू हो गई है कि सुरेंद्र चौधरी आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अब इस चर्चा में कितनी सच्चाई है, इन्हीं से जानते हैं। चौधरी साहब, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी में जाने को लेके एक चर्चा शुरू हो गई है आपकी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए गुप्ता साहब, ये तो मैंने पहली दफ़ा आपके मुंह से आज सुना है कि मेरा उधर नाम चला है। बाकी यह है कि मैं अपने लोगों में बिज़ी हूँ, जिन लोगों ने मुझे इस जगह तक पहुँचाया है, जो आज जो मेरा मुकाम है, मेरे लोगों ने मुझे दिया है, जो प्यार और मोहब्बत, और चाहे वो वोटों के रास्ते दिया, चाहे वो ऐसे मिलने गिलने से दिया, और जो लीडर में आज जो लोग आप लोग मुझे लीडर कहते हो, वो अगर लीडर बना हूँ तो मेरे लोगों ने बनाया। लिहाजा जहाँ तक पार्टियों का ताल्लुक है, मैं कौन सी पार्टी में, मैं भी र्यूमर रोज़ सुनता हूँ कि आज उधर जा रहा हूँ, आज इधर जा रहा हूँ, आज उधर, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछ रहा। आप मुझे पूछ रहे हो कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ से ये बातें निकलती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरी प्रायोरिटी पार्टीज़ नहीं है, मेरी प्रायोरिटी लोगों के काम है। और मैं जब सियासत में आया था, आपको शायद पता होगा कि मैं शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नौकरी करता था, और वहाँ से नौकरी छोड़ के आया हूँ, रिज़ाइन करके आया हूँ। और जब मैं छोड़ के आया था, एक ही मकसद लेके आया था कि लोगों की सेवा करनी है। वो दबे कुचले लोग, वो गरीब लोग जिनकी कहीं सुनवाई नहीं है, उनकी सुनवाई गवर्नमेंट तक पहुंचाऊंगा, उनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाऊंगा, उन अंधे बहरे कानों तक पहुंचाऊंगा ऑफिसरों के, जो कभी किसी की सुनते नहीं हैं। तो आज भी मैं उसी मकसद में लगा हूँ। पार्टी जरूरी नहीं कि किसी पार्टी में जाके ही आप लोगों के काम कर सकते हो, आप बिना पार्टी में जाए भी काम करते हो। और ज़रूरी ये नहीं कि आप इलेक्शन लड़ के ही लोगों के काम कर सकते हो, बिना इलेक्शन लड़े भी लोगों के काम कर सकते हो। इसलिए मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है एज ए सुरेंद्र चौधरी, आप तो काफ़ी आप पहचान भी गए होंगे। मेरा ज़िंदगी में जो असूल हैं, क्योंकि बड़े गरीब परिवार से मैं आगे निकला, आज भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, आज किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज मैं कहूँ हम गरीब गुरु में तो वो बात नहीं है, लेकिन है कि इतने अमीर भी नहीं, लेकिन इतना है कि 3 वक्त की अच्छी रोटी खा सकते हैं, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। तो इसलिए कई लोग सियासत में आते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, लेकिन सुरेंद्र चौधरी पैसे कमाने के लिए नहीं आया। कई लोग यहाँ हैं कि बड़े बड़े उन्होंने ऑनेस्टी का अपना ओढ़ा हुआ है कि हम बड़े ऑनेस्ट हैं, लेकिन अंदर से जाके देखो तो कितने क्या क्या घोटाले उनके पास हैं। मेरा वो नहीं है, हम जो अंदर से हैं वो बाहर हैं, जो बाहर हैं वो अंदर हैं।
तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक़ है पार्टी का, मेरा पार्टी का अभी कोई ऐसा नहीं है, ना कोई मेरा सोच है, विचार है। मैंने बार बार कहा, और जिस दिन मैंने पिछली पार्टी जो मैं छोड़ी थी, उस पार्टी का तो मैं नाम भी नहीं लेता, तो जब मैं वो छोड़ी थी तो मैंने उसी दिन कहा था कि मैं अगला फ़ैसला मेरे लोग करेंगे। मेरे लोग जिन्होंने मुझे वोट डालने हैं, जिन लोगों ने मुझे जिताना है, वो लोग फैसला करेंगे किस पार्टी में जाना, किस रास्ते पे जाना है। जिधर वो बोलेंगे उधर हम चलने को राज़ी हैं। वो मुझे अगर आज़ाद उम्मीदवार कहेंगे तो मैं आज़ाद जाने को भी तैयार हूँ। और मैंने यहाँ तक भी उस दिन कहा था कि अगर वो मुझे कहेंगे कि सुरेंद्र चौधरी तू इलेक्शन मत लड़, ऐसे ही हमारी सेवा कर, मुझे वो भी सेवा करने में कोई गुरेज नहीं है। इलेक्शन मेरी प्रायोरिटी नहीं, मेरी प्रायोरिटी मेरे लोग हैं, उन लोगों की सेवा है जिनकी कोई सुनवाई नहीं। धारा 370 हटने के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में एक उथल पुथल देखने को मिली है। आज कई सारे मुद्दे लोगों के सामने हैं। अगर बात करें तो ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ा मुद्दा जो है जनता के सामने जो खड़ा है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। क्या इसके लिए आप सरकार को जिम्मेवार ठहराते हैं जहाँ ब्यूरोक्रेसी को? देखिए, जहाँ तक ये बड़ा आपने सही सवाल पूछा, और क्योंकि 370 जब तोड़ा गया, वो भाषण पार्लियामेंट के में पूरी दुनिया ने सुना, और आपने भी सुना होगा जब अमित शाह साहब ने कहा था कि 370 की वजह से ही, 35A की वजह से ही जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर डेवलपमेंट रुकी है। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो, जब अगर उन्होंने इलेक्शन, जैसे आप कह रहे हो कि इलेक्शन जल्दी आने वाले हैं, अगर वाकई इलेक्शन जल्दी आने वाले हैं और होने वाले हैं, तो बीजेपी के लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ना है, उनको सोचना पड़ेगा, विचार करने पड़ेंगे। ये ब्यूरोक्रेसी जो आज काम कर रही है जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, क्या वाकया ये लोगों के काम कर रही है? अब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट रजौरी के हालात देख लें, क्योंकि मैंने नौशहरा से इलेक्शन लड़ता हूँ। अब मैं कहूँ कि मैं अनंतनाग की बात करूँ, या पुलवामा की बात करूँ, या मैं किश्तवाड़ डोडा की बात करूँ, या कठुआ और सांबे की बात करूँ, या जम्मू शहर की, या बॉर्डर सुचेतगढ़ की बात करूँ, या अखनूर की, या पुंछ की करूँ, मैं सबसे पहले बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट रजौरी की ही। आप डिस्ट्रिक्ट रजौरी को ले लीजिए, वहाँ चंद रोज पहले जो तमाशा डीसी ने किया, डिप्टी कमिश्नर रजौरी, वो क्या है, कितना ऑनेस्ट है, दुनिया जानती है। अगर उस बात पे ऑनेस्टी पे जाना हो तो ऑनेस्ट, हम क्या कोई करप्ट हैं क्या? हम भी तो ऑनेस्ट हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर में जम्मू कश्मीर पुलिस का जहाँ ताल्लुक है, हम ये दावे से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस वो जिस हालातों में यहाँ काम कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बड़ी बात है। क्योंकि आप देखें कि जम्मू कश्मीर पुलिस को 24 घंटे यहाँ ड्यूटी है, इवन के कई बार तो हफ्ता लग जाता है कि जब कोई इनकाउंटर शुरू होता है तो 3 दिन वो लोग घरों में नहीं आते, वहीं जंगलों में पड़े रहते हैं बेचारे, वहाँ इनकाउंटर में लगे रहते हैं। और डिप्टी कमिश्नर रजौरी क्या कर रहा है, वो जा रहा है एक थाने के अंदर, क्या दिखाने के लिए? सिर्फ एक खबर बनाने के लिए। उसने क्या किया हुआ है, अब जब मैं आपको बाइट देता हूं तो उसको, हम जब कोई बोलते हैं तो पीछे से उसने कोई डीडीसी मेंबर तैयार किए हुए हैं, कोई उसने सरपंच चंद तैयार किए हुए हैं, कुछ उसने मीडिया वाले तैयार किए हैं, फिर उनको काउंटर करना शुरू कर देता है। ये चंद लोग जो उसने खरीदे हुए हैं, जो हमारी बाइटों के बाद आके बयान देना शुरू करते हैं, उन लोगों को भी आप चेक करें कि क्या उनको कोई काम मिल रहा है, डिप्टी कमिश्नर रजौरी से कोई फ़ायदा मिल रहा है, तभी उसका हक में बोल रहे हैं ना, बाकी क्यों सारे क्यों नहीं बोलते? लेकिन क्या वहाँ उसको जाने की ज़रूरत थी? अगर डिप्टी कमिश्नर रजौरी को पुलिस को चेक करने के बजाय उसको ये चेक करना चाहिए था, क्या डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर करप्शन फ्री हो गया है? क्या डिप्टी कमिश्नर रजौरी ये कह सकता है कि आज डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर किसी भी दफ्तर के अंदर कोई भी मुलाजिम छोटे से लेके बड़े तक कोई भी पैसा नहीं ले रहा? तब मैं तो उसकी तारीफ़ करूँगा। ऑनेस्टी का मतलब, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो मतलब ये है कि पूरे आपके नीचे जितने भी सबॉर्डिनेट हैं सब ऑनेस्ट होने चाहिए। आप रूरल डेवलपमेंट में चले जाइए, क्या कोई काम बिना पैसे से हो रहा है? आज भी लोगों को, क्योंकि अब नए सर्कुलर जब निकले हैं, पंचायतों में छोटे से छोटा काम भी जो हो रहा है वो टेंडर हो रहा है। जब वो टेंडर हो रहा है तो उसकी अलॉटमेंटें होती हैं, 2-2 महीने अलॉटमेंटें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पैसा मांगा जाता है अलॉटमेंट का। जब तक अलॉटमेंट का पैसा नहीं दोगे वो रूरल डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। जब काम नहीं होगा तो गांव सफ़र करेंगे। यही पोजीशन पीडब्ल्यूडी के अंदर है, यही पीडीडी के अंदर है, यही पोजीशन पीएचई के अंदर है। आप यहाँ पीएचई का कनेक्शन लो, वहाँ जब तक पैसा नहीं दोगे पीएचई का कनेक्शन नहीं लगेगा। आप मुझे बताएं, जो आपका जल शक्ति का कमिश्नर है, कभी आपने देखा कहीं गाँव में जाके किसी की मीटिंग करते? कभी सुना आपने? पीएचई का कमिश्नर कभी आपने सुना है कि जाके गांव में किसी की जाके मीटिंग ले रहा है? किसी शहर में गया है या वहाँ किन लोगों से मिला है, पब्लिक से? हमें लीडरों को तो छोड़िए, लीडरों को तो उन्होंने साफ कहा कि लीडर करप्ट हैं, ये लीडर बेईमान हैं, सब कुछ हैं। लीडरों को तो यहाँ जम्मू कश्मीर में बड़ा आसान तरीका है, जम्मू कश्मीर में लीडरों को बदनाम कर दो। जो करप्ट है उनको पूछिए ना भैया, सबको क्यों आप उसमें मिलाते हो? लेकिन लीडरों को मत पूछिए, कम से कम उस पब्लिक के पास तो जाइए। लेकिन यहाँ कितना जम्मू शहर के अंदर पीएचई के खिलाफ कितने नारे लगे।
गाँव में चले जाएं कितने नारे लगते हैं, नहरों का हालत क्या है। लेकिन जल शक्ति का जो आपका ये महकमा सिर्फ नाम चेंज हुआ, पीएचई से जल शक्ति हुआ, बट सर्विस देने में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक एक ट्रांसफार्मर महीना महीना सड़ा रहता है, वो आपका लगता नहीं है। तो क्या ये सिस्टम ठीक हुआ? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आज डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर आप यहाँ देखें कि इलीगल माइनिंग कितनी हुई, दरिया खाली हो गए। क्या डिस्ट्रिक्ट कमीशन रजौरी ने रोक लिया? ये मैं एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हम देख रहे हैं, बाकी डिस्ट्रिक्टों की बात भी की जा सकती है, वहाँ भी बताया जा सकता है। लेकिन इलीगल माइनिंग कितनी, दरिया पूरे खाली हो गए। इवन के इस डिप्टी कमिश्नर रजौरी जो अपने आप को एक थाने में छापा मारने जा रहा है, उसको ये पूछो कि तूने अपने टेनवर में कितने क्रशर नए के लिए एनओसी दी है, परमिशन दी है। आगे दरिया खाली हो रहे हैं, लीगल माइनिंग हो रही है, तू और क्रशरों को वहाँ परमिशन दे रहा है। पुराने कश्मीर क्रशर तूने बंद किए, इसने पीछे जब नया गया क्रशर बंद किए, उसके बाद अचानक क्रशर कैसे चल पड़े? इसका मतलब पीछे कोई धांधली है। आप देखें बंकर्स की पेमेंट नहीं हुई, डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर मनरेगा की पेमेंट नहीं हुई। मनरेगा क्या है? 100 दिन का रोजगार है लोगों का, गरीबों का, उसकी पेमेंट नहीं हुई। ऐसे में आपने ब्यूरोक्रेसी का सवाल उठाया, मैं उस पर आपको जवाब दे रहा हूँ। आपके एरिया के कुछ लोगों ने हमसे संपर्क भी किया, उन्होंने बताया भी अगर बंकरों की आपने बात की है तो उनमें पानी भरा हुआ है, या तो आधे अधूरे बंकर हैं, बंद ही रहे हैं। हमने ठेकेदारों से बात की तो ठेकेदारों का भी कहना है हमें पेमेंट नहीं हो रहा है, हम आगे काम कैसे करें। मैंने वही कहा ना कि ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि दिल्ली यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है और जम्मू यहाँ से रजौरी से 150 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक सच्चाई, एलजी साहब तक भी सच्चाई ये ब्यूरोक्रेट नहीं देते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो नहीं से आते हैं। ये एलजी साहब को बता देते हैं कि जनाब सारा काम हो गया, वेयर हकीकत ग्राउंड में कुछ नहीं है। वही हिसाब है दिल्ली में ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाती है, कहते हैं जी ऑफिसर वहाँ देते हैं, जाके एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जनाब सब कुछ अच्छा है, वेयर एज ज़मीन पे कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके वर्कर भी सरफरार हो रहे हैं। आज अगर करप्शन है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पैसे नहीं लिए जाते होंगे, उनके वर्करों से पैसे नहीं लिए जाते होंगे? इसलिए आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, चाहे वो कांग्रेस का वर्कर है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, या किसी भी, चाहे वो आज़ाद है मेरी तरह है, हर आदमी का वर्कर परेशान है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में आज की डेट में जम्मू कश्मीर में इतनी करप्शन है कि एक घोटाले दर घोटाले हैं। जिस दिन में यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार बनी, अश्विन जी मेरी बात याद रखना, यहाँ स्कैंडलों पे स्कैंडल खुलेंगे। आपका कोरोना के जो पैसे, आपके जो कोविड के पैसे हैं, ये बहुत बड़ा स्कैंडल खुलेगा। जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, इस पे बहुत बड़ा आपका स्कैंडल खुलेगा। ये बात तो हमने कविंदर गुप्ता जी से भी की थी, पूर्व जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को माना। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार आने के बाद से कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है खुश नहीं है, लेकिन उनको अपने काम में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो हालात आने वाले दिनों में और ख़राब हो सकते हैं। तो अगर बीजेपी के लोग भी इस चीज़ को मान रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैंने वही कहा ना कि आज दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उनको आज जम्मू कश्मीर यूटी है, ये स्टेट नहीं है, यूटी है। आज जो डायरेक्शन दिल्ली से आएगी वो यहाँ इंप्लीमेंट होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, अगर उन्होंने वाकया इलेक्शन लड़ना और यहाँ जीतना है तो उनको फिर ये ब्यूरोक्रेट्स खुश नहीं करने होंगे, उनको आवाम खुश करनी होगी। अगर आवाम खुश है, लोग खुश हैं, वो गरीब जो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर रियासत का, उसको अगर खुश करना है तो फिर इस ब्यूरोक्रेसी की नकेल कसनी होगी। ये करप्शन जो है सबसे बड़ा मुद्दा, करप्शन का यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि करप्शन खत्म होगी तो लोगों को कहीं ना कहीं चैन मिलेगा। बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर खड़ा है, डेली वेजरों का बहुत बड़ा मसला यहाँ पे खड़ा है, एसपीओज का मसला है, यहाँ आपके एनआरएचएम के मुलाजिम हैं उनका बड़ा मसला है, मेडिकल के हॉस्पिटलों की हालत क्या है, आपकी जम्मू मेडिकल कॉलेज की हालत देखें क्या है, ये ओवरबर्डन है आपका। डॉक्टरों की, आप फारपलंग एरिया में चले जाइए, वहाँ डॉक्टरों की कमी है। आप कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे पुंछ में चले जाएं, रजौरी चले जाएं, आप किश्तवाड़ डोडा चले जाएं, आप कठुआ सांबा चला जाएं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट को आप देख लें, आप कश्मीर के देख लें, जिस मर्जी रामबन को देख लें, ऊपर गुल गुलाब को देख लें, और नास को देख लें, हर जगह जो फारपलंग एरिए हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, यूटी के, हर जगह बुरा हाल है। कहीं लोगों को रिलीफ नहीं है, सुनवाई कहीं है नहीं। अगर लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं तो यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनको दबा लेते हैं, उनको उल्टे सीधे केसों में डाल देते हैं। तो इसलिए लोगों को आप ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर जैसे एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी, वो ब्यूरोक्रेट्स जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दे रहे। आज लाल फीताशाही जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, जो ब्यूरोक्रेट्स को अच्छा लगता है वही कर रहे हैं। लेकिन हकीकत मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी कमिश्नर आप बताएं कि कहीं मीटिंगें ले रहा है गाँव में जाके। आज तो इनको मिनिस्टरों का दर्जा प्राप्त है ना, कमिश्नरों को। कहीं आप देखें एक अकेले एलजी साहब क्या करेंगे?
एलजी साहब जब से आए हैं, मनोज सिन्हा साहब, इन्होंने बड़ी कोशिश की है और काफ़ी हद तक अपने इन्होंने मतलब कि कहीं ना कहीं ऑफिसर्स ऑन टो किए हैं। लेकिन ये अकेले आदमी क्या कर, जब तक ये कमिश्नर काम नहीं करेंगे, ये ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करेंगे, ऑफिसर काम नहीं करेंगे, तब तक कैसे काम चलेगा। इसलिए आप जाएं इनको मिलने के लिए, ये मिलेंगे नहीं, आपको टाइम ही नहीं देंगे, तो आप कैसे मतलब लोगों के काम कैसे निकलेंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि आज जम्मू कश्मीर रियासत के जो हालात, रियासत क्या यूटी है, अभी तो रियासत है ही नहीं, यूटी है, ये यूनियन टेरिटरी है। आज जो इस यूनियन टेरिटरी के हालात हैं वो हालात कोई ठीक नहीं है, लोगों के अंदर बहुत रिजेंटमेंट है, सिर्फ लोग बोल नहीं पा रहे, क्योंकि बोलते क्या हैं, पहले कोविड की वेव आ गई, वो ख़त्म हुई तो सेकंड आ गई, अब फिर तीसरी आ गई है, तो लोग इसी पर कोविड से बाहर नहीं निकल पा रहे बेचारे, वो इधर से कोविड से परेशानी, पीछे डेंगू आ गया था, तो इसलिए हॉस्पिटलों के हालात खस्ता, बीमारियों पे बीमारियां आ रही हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर एक हालात ठीक नहीं है। आप देखें मिलिटेंसी का जहाँ ताल्लुक है, मिलिटेंसी कहाँ पे है, मिलिटेंसी ख़त्म ही नहीं हो रही। और ये मिलिटेंसी, मैंने आपको साफ कहता हूँ, मिलिटेंसी आप कहें कि ये ब्यूरोक्रेट्स ख़त्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर जम्मू कश्मीर रियासत में आपने मिलिटेंसी को ख़त्म करना है तो यहाँ इलेक्शन करवाइए, जो चुने हुए लोग आएंगे वो लोग ही ये मिलिटेंसी ख़त्म कर सकते हैं। जो चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, जो चुना हुआ चीफ मिनिस्टर आएगा, या मिनिस्टर होंगे, या एमएलए होंगे, या एमएलसी होंगे, वही इस रियासत में मिलिटेंसी खत्म कर सकते हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में कुछ नहीं है। ये मिलिटेंसी को उल्टा, इनको मिलिटेंसी फ़ायदा देती है, क्योंकि ये मिलिटेंसी से पैसे कमाते हैं। ये जितनी मिलिटेंसी रहेगी उतना ही ब्यूरोक्रेट पैसा कमाएंगे। वेयर जब यहाँ पॉलिटिकल लोग आएंगे, पॉलिटिकल इलेक्टेड लोग आएंगे, लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उन लोगों को लोगों से हमदर्दी होती है, क्योंकि उनको पता है हम इन्हीं लोगों ने हमें यहाँ चेयर पे बैठाया, तो वो लोग काम करते हैं। तो वेयर ये काम कम करते हैं लेकिन दिखावा ज़्यादा करते हैं, सोशल मीडिया पे इंटरव्यू, सोशल मीडिया पे दिखावा, ये काम चलने वाला नहीं है। इसलिए दिल्ली को जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर इलेक्शन, सरकार जिसकी मर्जी बने, A, B, C, D किसी की भी बने, बट लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जब तक आगे नहीं आएंगे, जम्मू कश्मीर रियासत के हालात कभी सीधे नहीं हो सकते। क्या कहीं ना कहीं इसके लिए ये बात भी जिम्मेदार नहीं है कि जब उपराज्यपाल के एडवाइज़रों की नियुक्ति की गई तो उनमें ऐसे लोगों को नहीं शामिल किया गया जो कि जनता के चुने नुमाइंदे थे? क्या अगर एडवाइज़रों के स्थान पर चुने हुए लोग एडवाइज़र बनाए जाते तो क्या ऐसे हालात बनते? नहीं, मैंने कहा ना, ये तो लगाए जाते कि ये जाते, ये तो बात वो आ गई ना। हम ये कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, इसकी खूबसूरती क्या है, ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड क्यों है, इसका रीज़न है कि लोगों से चुनी हुई सरकारें जब आती हैं वही लोगों के काम करती हैं। इसलिए एडवाइज़र बनाओ, दूसरे बनाओ, तब क्या हो जाना था। मसला एक ही है, जब लोगों से चुन के लोग आएंगे उनको डर होगा, लोगों का खौफ होगा। जो ऐसे ही ऊपर से नॉमिनेट होते जाएंगे, उनको पता हमें तो जो जाके चमचागिरी अच्छी कर लेगा, जो जाके अच्छे से पैर पकड़ लेगा दिल्ली वालों के, वो बन जाएगा एडवाइज़र। लेकिन जब लोगों में, तो वही कामयाब होगा ना जिसने लोगों के बीच में हुआ होगा। वहाँ लोगों के पाँव पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जो लोगों के बीच में हुआ होगा वही जीत पाएगा। तो इसलिए जो लोगों से जीत के आएगा वही काम कर सकता है, चाहे आप एडवाइज़र नॉमिनेटेड बनाओ, चाहे कैसे बनाओ, वो मस्त, चाहे वो पॉलिटिकल बनाओ, नॉन पॉलिटिकल बनाओ, है तो नॉमिनेटेड ही है ना। अब एमएलसी में भी फ़र्क होता है। कई एमएलसी जो है इलेक्शन लड़के आते हैं, हार जाते हैं, उसके बाद एमएलसी बनते हैं, तो उनको लोगों से प्यार होता है। कई होते हैं ऐसे बंद कमरे में ड्राइंग रूम से उनको उठाते हैं तो बनाते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस वही ड्राइंग रूम में आते हैं, सुबह हाउस में जाते हैं, सेक्रेटरी में जाते हैं, गप्पे मारते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं। बट जो एमएलसी लोगों से बन के आया, लोगों से निकल के आया होता है, उसको पता है मैंने वापस लोगों में अकाउंटेबिलिटी, मैं लोगों में जाऊँगा। इसलिए यही फ़र्क है। इसलिए क्यों एमएलसी भी तो 7 सीटें तो नॉमिनेटेड होती थी ना। इसलिए ये नॉमिनेटेड जो प्रोसेस है ये डेमोक्रेसी में नहीं चलता। यहाँ हमेशा वही चलेगा जो थ्रू सिलेक्शन आएगा, जो नीचे से एक एग्ज़ाम पास करके आएगा, थ्रू बैलेट पेपर आएगा, थ्रू अपने मशीनों के थ्रू जो वोटों के रास्ते जीत के आएगा, वही कामयाब होगा और वही लोगों की हमदर्दी करेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर कुछ लोग जो हैं, कुछ लीडर गुमराह कर रहे हैं 370 के ऊपर कि 370 वापस आएगा। कहाँ से आएगा यार? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर कांग्रेस को आप 500 सीटें दे दो ना दिल्ली के अंदर, तब भी वो 370 वापस नहीं दे सकती। मैं दावे से कहता हूँ। आज तो बीजेपी है ना, बीजेपी ने हटाया है। कांग्रेस को आप 500 सीटें दे दो दिल्ली के अंदर, अगर वो दे जाए 370 तो मुझे कहना किस लिए गुमराह कर रहे हैं यार। 370 नहीं आना, ये दिमाग में आप बैठा लो। और मैं जम्मू कश्मीर रियासत के नौजवानों को भी अपील करूँगा कि आप भी दिमागों में बैठा लो, किसी ने नहीं देना, ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुद्दों पर बात कोई नहीं कर रहा, बिजली, पानी, स्कूल, सड़कों, हॉस्पिटलों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन हम उल्टी ऊट पटंग बातों में लगे हैं। आज देखें 2 साल से आर्मी की भर्ती नहीं हुई जम्मू कश्मीर के अंदर। चले जाइए आप बॉर्डरों में, पूछिए लोगों को, गाँव में पूछिए कि बॉर्डर में आपकी आर्मी की भर्ती हो रही है, नहीं हो रही। कई बच्चे हैं जिन्होंने दौड़ पास की हुई है, उनका रिटर्न होना है आर्मी का, आज 2 साल से उनका रिटर्न नहीं हो रहा। बेरोजगारी का ये हद है।
तो इसलिए आप इन मुद्दों पर बात करने बजाय आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जरूरत है इस रियासत के अंदर, ठीक है 370 अगर आप टूट गया तो टूट गया, ये वापस आने वाला नहीं है, ना नौमन तेल आएगा ना मीरा नाचेगी। लेकिन बात यह है करने वाली कि आप हमारे बच्चों के रोजगार को महफूज करिए। बाहर की किसी स्टेट से कोई बच्चा यहाँ नहीं लगना चाहिए, उसके लिए कोई दफ़ा बना दीजिए। हमारी ज़मीनें महफूज करिए कि बाहर का कोई भी किसी भी स्टेट का आदमी यहाँ ज़मीनें ना ले सके, उसके लिए कोई दफ़ा बना दीजिए ताकि हमारी ज़मीनें महफूज रहें, बाहर के लोग यहाँ जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर ना आ जाएं, चाहे वो किसी भी कौम से हो। आज सबसे बड़ा नुकसान जम्मू को हो रहा है, कश्मीर में तो कोई जा ही नहीं रहा। जो भी आ रहे हैं, अगर रोजगार के मसले में आ रहे हैं तो वो जम्मू में आ रहे हैं, अगर ज़मीनें खरीदी जा रही हैं तो जम्मू के लोगों को नुकसान हो रहा है। और यहाँ हालात ये हैं कि जिनकी 70-70 साल से ज़मीनें थी, जिनके जो लोग जब 47 में आज़ादी आई तो जो लोग आगे पीछे से उजड़े थे, वो जहाँ बसे जो ज़मीन मिली उनको, उस पर वो बस गए। बट आज 75 साल के बाद आप क्या कर रहे हो कि आपने लैंड बैंक बना दिया है। आप कह रहे हो ये सरकारी रकबा है, ये कस्टोडियन लैंड है, ये आप अकाफ लैंड है। आप आज उन किसानों से छीनना शुरू हो गए हो। आपके सामने घराना वेटलैंड का क्या है? ठीक है, आप घराना वेटलैंड को करें, वहाँ पंछियों के लिए आपके पास दिल में जगह है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं है। अगर बॉर्डर के लोग हैं, पहले तो उनको गोले मार गए पाकिस्तान के, और आज घराना वेटलैंड को जिंदा रखने के लिए साइबेरिया से या बाहर से जो पंछी आते हैं उनको वहाँ महफूज जगह देने के लिए आपने वहाँ के किसानों को उजाड़ दिया। ठीक है, आप वहाँ वेटलैंड बनाएं, ठीक है, आप टूरिस्ट को वहाँ बुलाएं, लेकिन टूरिस्ट तब बुलाएंगे ना कि वहाँ लोग रहेंगे। तो अगर लोग ही ना रहा तो वो आपका वो बॉर्डर पे लोग ही ना रहे, तो आपकी प्रायोरिटी देश है या आपका वेटलैंड है? अगर वहाँ से बॉर्डर से लोग ही उठ गए तो आपकी जो आर्मी के पास जो प्रोटेक्शन है आर्मी बॉर्डर पे, वो लोग हैं वहाँ के। अगर लोग ही माइग्रेट कर जाएंगे बॉर्डरों से तो आप लोग क्या करेंगे? बॉर्डरों के आर्मी अकेले संभाल लेगी क्या? तो इसलिए अगर आपने वेटलैंड को बनाना था तो वो किसान जो थोड़े बहुत सफर हो रहे थे उनको आगे पीछे ज़मीनें दीजिए। थोड़ी ज़मीनें यहाँ आपकी, यहाँ कितना लैंड माफिया चल रहा है। आपकी फॉरेस्ट लैंड लोगों ने कब्जा कर ली है, यहाँ पे सरकारी रकबे लोगों ने कब्जा, वही ज़मीनें ये बठिंडी वाली खाली कराएं, आप वहाँ दे दें लोगों को, सुजमा में खाली कराएं, दें लोगों को जो सरकारी ज़मीनें हैं। तो आप उन लोगों को उजाड़ रहे हो। इसलिए ये कौन सा है? क्योंकि ये इंसाफ क्यों नहीं है? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स करा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स को क्या लेना देना वेटलैंड के? उनको वेटलैंड उन्होंने सरकार को दिखाना, हाँ जनाब हमने वेटलैंड बना दी है, बट उनको ये लेना देना नहीं कि घर कितने उजड़ गए। आपने एयरपोर्ट के सामने देखना कितने घर उजड़ गए, कितने लोगों की दुकानें उजड़ गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए। आज भी उनको किसी ने पूछा? मजा तब था कि उनको कहीं आप दुकानें बना देते थे। वो बैंक्वेट हॉल एयरपोर्ट के सामने कितना बड़ा बैंक्वेट हॉल है वो वजीरों का, किसने उखाड़ा? क्यों? वो अमीर आदमी था तो गरीबों की आपने 1 मिनट में ही पुलिस लगाई। तो बारिश के अंदर आपको याद होगा, ठंड के अंदर और बारिश के अंदर उनके दुकानें तोड़ी गई और उनको सड़क पर लाया गया। तो वो वजीरों का बैंक्वेट हॉल जरूरी था या वो गरीबों उस अमीरों का बैंक्वेट हॉल जरूरी था वजीरों का, या ये गरीबों की वहाँ दुकानें जरूरी थी? और देखें आज भी वो बैंक्वेट हॉल वहाँ पे। अगर आप कहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी कहती है हमें पार्किंग की जरूरत थी, तो उसको गिरा देते तो कितनी बड़ी पार्किंग बन जाती। इसलिए ऐसी मैं कितनी एग्जाम्पलें आपको दूं। आप शहर में देखें जेडीए क्या कर रही है। यहाँ पे वेब मॉल के अंदर ये जो आपका राजेश कुमार शर्मन है, ये जेडीए का वाइस चेयरमैन होता था। इसके टाइम में वेब मॉल के बाद जेडीए की लैंड एक पर्टिकुलर किसी बड़े आदमी को लाट हुई थी। बहुत बड़ी ज़मीन है, जाइए वो कटा लीजिए रिकॉर्ड, उसमें लेन देन हुआ था और वो ज़मीन दी गई। उसी ज़मीन पे बसा देना था इन गरीबों को। अगर जेडीए किसका है? सरकार का ना। तो सरकार को ने लोगों को देखना या एक आदमी को देखना है? इसलिए बातें करनी हो तो बड़ी बातें हैं, लेकिन मेरा एक ही है कि जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर आपको लोगों को प्रायोरिटी पे रखना होगा। अगर आप अमन चाहते हैं, जम्मू कश्मीर रियासत में पीस चाहते हैं, तो फिर उस गरीब की बात सुनिए। ये मेरे जैसे खड़पेंचों की मत सुनिए, आप उस गरीब को सुनिए जो गरीब इस डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। आप उस लाले की या उस शाह की बात मत सुनिए जो वोट डालने वाले दिन वोट डालने में नहीं जाता। आप उस गरीब की बात सुनिए जो जाके इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, वोट डालने के लिए उस मशीन का बटन दबाता है। आप उस बटन दबाने वाले को नहीं पूछ रहे, वोट डालने वाले को नहीं पूछ रहे, आप मेरे जैसे लाले को पूछ रहे हैं। तो उससे तो डेमोक्रेसी कभी मजबूत नहीं होगी भैया। इसलिए मेरा ये कहना है, और जम्मू कश्मीर रियासत के नौजवानों को मेरी यही अपील है, चाहे वो कश्मीर से हैं, चाहे वो जम्मू से हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, जो आज की राजनीति है इसमें मत फंसें लीडरों के हेरफेर में। आप देखें कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत करना है। जात बरादरी मज़हब फ़िरकापरस्ती से ऊपर उठ के सब रीज़न को छोड़ के कैसे हमने इकट्ठे होना है। वो इकट्ठे होके आप एक इलेक्टेड सरकार यहाँ से चुनिए। जो लीडर आपको पसंद आता है, जो आपकी बात करता है, जो आपके साथ आपके दुख सुख में शरीक होता है, उसको
चुनिए आप और सरकार बनवाइए और उस सरकार को मजबूत। बाकी ये 370 35 है, पहले तो यहाँ कई लोग तो वो पाकिस्तानी नमक दिखाते होते थे कि आपको आज़ादी दिलाएंगे। क्या आज़ादी मिल गई? 75 साल में इस झेलम के अंदर, इस चिनाब के अंदर कितना, इस रावी के अंदर कितना पानी बह गया, लेकिन आज़ादी तो नहीं मिली ना। सेम पोजीशन है। अब आज़ादी का चैप्टर क्लोज हुआ, अब आ गया 370 और 35 से। यहाँ 75 साल उसमें लगाए, 75 साल इसमें लोगों को लगाएंगे। एक पीढ़ी पहले 2 पीढ़ी वहाँ ख़त्म की, अब 2 पीढ़ियाँ यहाँ ख़त्म करेंगे। इससे जम्मू कश्मीर का भला होने वाला नहीं है। भला इसी से होगा कि हमारे घर में खाने को रोटी होनी चाहिए, हमारे बेरोज़गार बच्चे को रोज़गार मिलना चाहिए, हमें अच्छी पढ़ाई तालीम मिलनी चाहिए, हमें अच्छे हॉस्पिटल मिलने चाहिए, हमें अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए, हमें अच्छी बिजली मिलनी चाहिए, हमें अच्छा पानी मिलना चाहिए। मुझे बताओ, पूरी बिजली हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से जा रही है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर आप फ्री बिजली भी दो तब भी कम है। हमारी तो बिजली फ्री होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। क्यों? कि बिजली दे कौन रहा है? जम्मू कश्मीर दे रहा। हमारे इन दरियाओं से जा रही है ना। तो यहाँ लोगों को, गरीबों के 1-1 लाख बिल आते हैं। चलो अमीरों को तो ले लीजिए, गरीबों का कम से कम फ्री कर दीजिए यार। एक लाइन फिक्स कर दीजिए कि इसके नीचे इनकी फ्री बिजली होगी। जो गरीब हैं, चाहे वो फार्मर हैं, चाहे वो गरीब दलित हैं, पिछड़ा वर्ग है, कोई भी है, मुसलमान है, हिंदू है, जो गरीब लोग हैं उनकी बिजली फ्री कर दो। जो अमीर लोग हैं, हम जैसे जो समितियों के जैसे हम हैं, उनके लो बिल। लेकिन बड़े लोगों के लोग ना, ये छोटे लोगों को ले रहे हो आप, तो बिजली तो फ्री कर सकते हो। इसलिए ये बड़े मुद्दे हैं, बात करनी हो तो बड़ा इसमें लंबा टाइम जाता है। ज़्यादा हम बोलेंगे फिर लोग देखते भी नहीं, सुनते भी नहीं। लेकिन मेरी आपसे यही है कि जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर मीडिया को भी बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस करनी। यहाँ ऐसे लोगों की इंटरव्यू करते हैं, मैं देखता हूँ, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं किसी को। घर में उनको माँ नहीं पहचानती तो चैनलों पर बब्बर शेर कोई कुछ बन जाता है, कोई बब्बर शेर, कोई शेर जम्मू, कोई शेर कश्मीर, पता नहीं क्या क्या बनते हैं यहाँ। यार बात यह है कि आम लोगों को सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही। तो इसलिए मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। आज की डेट तो मैं कहता हूँ ना मीडिया सही रोल अदा कर पा रहा, ना लीडर कर रहे हैं। और जब तक लीडर और मीडिया नहीं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बचानेंगे, ठीक है एक खबर बनाने के लिए आप जो मर्जी बोल दो, बट हकीकत में क्या लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इस चीज़ पे विचार करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा देखें, उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वाले जल्दी होश में आएंगे और इलेक्शन कराएंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बार बार कहूँगा, अगर आप जीतना है तो ये करप्शन ख़त्म करिए। आप ये लोगों को दिखलाइए कि यहाँ पे पॉलिटिकल लोगों की सुनवाई है, ना कि ब्यूरोक्रेसी की सुनवाई है। और अगर आप यहाँ जो आई ब्यूरोक्रेसी कर रही है, अगर ये कर रही है, तो अगर हम तो डूबेंगे, बात याद रखना बीजेपी वालों, साथ तुम भी डूब जाओगे। इसलिए यहाँ कोई नहीं बचेगा, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे नेशनल कांफ्रेंस हो, बीजेपी, कोई नहीं बचने वाला। बचेगा वही जो लोगों की बात करेगा, जो लोगों को बचाएगा। आज लोग गर्दिश में हैं, आज लोग डूब रहे हैं, इन लोगों को बाहर निकालना, इनको तिनके का सहारा है और तिनका बन के वहाँ पे जाइए, ना कि इन ब्यूरोक्रेट्स को उनके ब्यूरोक्रेट्स के हवाले करिए। ये ब्यूरोक्रेट्स उनको लूट के खा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुंदर चौधरी जी को सुना, बड़ी बेबाकी से इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो करप्शन है उसको उजागर किया। हालांकि कुछ एक स्थानों को इन्होंने इंगित भी किया है, और हम भी कहते हैं सरकार से कि जो इन्होंने सवाल उठाया उस पर जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ कहने और करने की नहीं है, इसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंट भी करना है। तो सब समस्याओं की एक ही जड़ इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जल्द से जल्द लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है बहाल किया जाए, ताकि जनता की जो परेशानियाँ हैं उन्हें समाप्त किया जा सके। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। अब जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।